हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो ये है तुलनात्मक राजनीति, मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम या दृष्टिकोण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए प्रयुक्त सभी उपागमों के असफल रहने पर मार्क्सवादी जो विचारक थे विचारकों ने मार्क्स व लेनिन की धारणाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए एक नए उपागम को प्रस्तुत किया है, जिसे मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम के नाम से जाना जाता है। इस उपागम के प्रतिपादक स्टीफेन व क्लार्क संत हैं। उसके बाद हो गया मार्क्सवादी और लेनिनवादी उपागम की आवश्यकता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकासशील देशों की राज व्यवस्थाओं का राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति आदि नई अवधारणाओं के आधार पर व्यवस्थित अध्ययन के लिए अनेक पद्धतियों और दृष्टिकोणों का सहारा लिया गया। तुलना के नए आयामों ने तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को सिद्धांत निर्माण के अंतिम पड़ाव पर लाकर छोड़ दिया। काफ़ी प्रयासों के बाद भी राजनीतिक सिद्धांत कोई सामान्य सिद्धांत पेश नहीं कर सके जो हर परिस्थिति में हर राज्य व्यवस्था का संपूर्ण अध्ययन या विश्लेषण कर सके। साम्यवाद के बढ़ते प्रसार से भी राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए भी उन्हें नए दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। ऐसे में अमेरिकन राजनीति शास्त्रियों स्टीफेन व क्लार्कसन का ध्यान मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम की तरफ गया। धीरे धीरे इस दृष्टिकोण को प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था का बारीकी से अध्ययन करने में उपयुक्त पाया गया। इसके प्रचलन व उपयोगिता के तीन कारण हैं। तो इसकी मार्क्सवादी जो लेनिनवादी उपागम है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हुआ कि विकासशील जो देश थे उनकी राज व्यवस्थाओं का राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति आदि नई अवधारणाओं के आधार पर क्या हुआ कि आधार पर व्यवस्थित अध्ययन के अनेक पद्धतियों व दृष्टिकोण का सहारा लिया गया। तुलना के नए आयामों ने क्या तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के सिद्धांत के निर्माण के अंतिम पड़ाव पर लाकर छोड़ दिया। काफी प्रयासों के बाद भी राजनीतिक सिद्धांत कोई सामान्य सिद्धांत पेश नहीं कर सके जो हर परिस्थिति में हर राज्य व्यवस्था का संपूर्ण अध्ययन या विश्लेषण कर सके। साम्यवाद के बढ़ते प्रसार से भी राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए भी उन्हें नए दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। ऐसे में अमेरिकन जो राजनीतिक शास्त्री थे स्टीफेन व क्लार्कसन का ध्यान क्या हुआ मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम की तरफ गया। धीरे धीरे इस दृष्टिकोण को प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था का बारीकी से अध्ययन करने में उपयुक्त पाया गया। इसके प्रचलन की उपयोगिता के तीन कारण हैं। फर्स्ट हो गया तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के अन्य उपागमों द्वारा सामान्य सिद्धांत के निर्माण में असफल रहना। वर्ल्ड वॉर II के बाद व्यवस्था विश्लेषण दृष्टिकोण व रचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोणों के तुलनात्मक अध्ययन के सामान्यीकरण के प्रयास किए गए। इन उपागमों के प्रयुक्त प्रत्ययों व अवधारणाओं की जटिलताओं ने राजनीतिक विश्लेषण के प्रति संदेह उत्पन्न कर दिया। विकसित देशों की राजनीतिक व्यवस्था में होने वाले तीव्र परिवर्तनों में प्रचलित उपागमों को चुनौती दी। उदाहरण के लिए जैसे पाकिस्तान में तानाशाही शासन की स्थापना ने रचनात्मक अध्ययन को चुनौती पेश की। ऐसे वातावरण में कोई राजनीतिक दृष्टिकोण सामान्यीकरण द्वारा अपना कार्य नहीं कर सका। दूसरा हो गया पाश्चात्य विकासवादी विश्लेषण की संकल्पनात्मक असफलता। पाश्चात्य विद्वानों द्वारा विकसित दृष्टिकोणों में प्रयुक्त प्रत्ययों व अवधारणाओं के अर्थ में पाई जाने वाली विभिन्नता ने प्रचलित उपागमों को अप्रासंगिक बना दिया। सभी राजनीतिक विद्वान इस अवधारणाओं को परिभाषित करने के चक्कर में पढ़कर सामान्य सिद्धांत निर्माण के मूल उद्देश्य के पीछे हट गए। राजनीतिक व्यवस्था को परिभाषित करने पर अनेक मत प्रचलित हो गए। इस संकल्पनात्मक अनुपयोगिता या पतन से प्रत्ययी समानता वाले उपागम की आवश्यकता अनुभव हुई। तीसरा कारण था साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं का जन्म। वर्ल्ड वॉर II के बाद रूस एक महान शक्ति के रूप में उभरा। धीरे धीरे पूर्वी यूरोप और हिंद चीन के क्षेत्र में भी साम्यवाद का प्रभाव बढ़ने लगा। इन साम्यवादी देशों की जटिल राजनीतिक व्यवस्थाओं का विश्लेषण करने के लिए पाश्चात्य राजनीतिक शास्त्रियों के पास कोई उपागम नहीं था। इस प्रकार साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण ये उचित प्रतीत हुआ। अब हो गया मार्क्सवादी लेनिनवादी जो धारणा हो उसका अर्थ। मार्क्सवादी लेनिनवादी धारणा मार्क्स और लेनिन के विचारों पर आधारित है। दोनों के विचार क्या हैं? द्वंद्ववाद पर आधारित हैं। दोनों का मानना है कि समाज
के विकास में द्वंद्ववादी शक्तियों की प्रमुख भूमिका होती है। इनका मानना है कि प्रत्येक युग की व्यवस्था के निर्माण में उत्पादन शक्तियों का विशेष हाथ रहा है। वर्ग संघर्ष का प्रत्यय एक अस्थायी प्रत्यय है। इसके आधार पर ही किसी भी युग की कैसी भी व्यवस्था का विश्लेषण किया जा सकता है। वर्ग संघर्ष के आधार पर मार्क्स का विचार था कि समस्त ऐतिहासिक घटनाओं पर आर्थिक घटनाओं का प्रभाव पड़ता है। तो मार्क्स ने कहा कि समस्त जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं उन पर आर्थिक घटनाओं का ही प्रभाव पड़ता है। समस्त सामाजिक ढांचा आर्थिक ढांचे के अनुसार ही बदलता रहता है। समस्त ऐतिहासिक घटनाएं भौतिकवादी परिस्थितियों में ही निष्कर्ष है। समाज में हर युग में दो विरोधी वर्ग रहे हैं। कभी ये वर्ग दास और स्वामी, कभी अमीर गरीब, कभी शोषित और शोषक और शोषित, कभी पूंजीपति और श्रमिक के रूप में आर्थिक संबंधों के नियामक रहे हैं। जिस वर्ग के पास आर्थिक शक्ति रही है उसने सदैव दूसरों का शोषण किया है। इस व्यवस्था में राज्य भी एक वर्ग है जो पूंजीपतियों या साधन संपन्न जो वर्ग हैं उनके हितों का पोषक है। राज्य कोई अस्थायी संस्था नहीं है। मार्क्सवादी क्रांति के सफल हो जाने पर वर्ग विहीन समाज की स्थापना के बाद राज्य समाप्त हो जाएगा। इसका अस्तित्व संक्रमणकालीन दौर में ही रहेगा जब पूंजीपति वर्ग का सर्वहारा वर्ग नाश कर देगा और उत्पादन के साधनों पर अपना वर्चस्व कायम कर लेगा तो राज्य अनावश्यक हो जाएगा। उस समय राज्य का स्थान ऐसे समुदाय ले लेंगे जो व्यक्तियों द्वारा स्वतंत्रता और स्वेच्छा से बनाए जाएंगे। ऐसी व्यवस्था प्रत्येक पूंजीवादी देश में स्थापित हो जाएगी। लेनिन ने भी मार्क्स के विचारों से सहमति दिखाते हुए अपने साम्यवादी सिद्धांतों के अंत में वर्ग संघर्ष द्वारा समाजवाद की स्थापना की बात स्वीकार की है। उसने कहा है कि राज्य का स्वरूप कैसा भी हो, वर्ग संघर्ष का अस्तित्व ही प्रकट करता है। लेनिन ने क्रांति को नई व्यवस्था के निर्माण के लिए मार्क्स से अधिक महत्व दिया है। अब हो गया मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण की व्याख्या। यह दृष्टिकोण ऐतिहासिक गत्यात्मक तथा सामाजिक प्रासंगिकता में विश्वास रखता है। इस दृष्टिकोण की मानता है कि औपचारिक संरचनाओं व संस्थाओं के द्वारा राजनीतिक प्रक्रियाओं को आधार मिलता है। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का विश्वास है कि सामाजिक विज्ञानों का अंतःशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन करना चाहिए ताकि तुलनात्मक अध्ययन को उपयोगी बनाया जा सके। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का दावा है कि राज्य शक्ति, वर्ग, उद्योगों आदि की धारणाएं आज भी वह हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले थी। इस धारणाओं का विकासशील देशों की धारणाओं में भी साम्य है। आज मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण में जो प्रत्यय व अवधारणाएं प्रयुक्त होती हैं वे विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की व्याख्या करने के लिए किसी अन्य नए देशों की राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या करने में सक्षम है। इसलिए विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के लिए किसी अन्य नए उपागम की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्ययी अस्थायित्व के कारण प्रत्ययी माने कॉन्सेप्चुअल यह दृष्टिकोण प्रत्येक प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या करने में समर्थ है। मार्क्सवादी विचारक राजनीति को कोई स्वतंत्र गतिविधि न मानकर उसे आर्थिक क्रियाओं से जुड़ी हुई मानते हैं। मार्क्सवादी जो विचारक हैं वो राजनीति को कोई स्वतंत्र गतिविधि नहीं मानते बल्कि वे आर्थिक क्रियाओं से जोड़कर ही मानते हैं इसे। इस दृष्टिकोण का मानना है कि समाज के सभी सदस्य अपने हित साधन के उद्देश्य से ही नागरिक समाज का गठन करते हैं। नागरिक समाज उनके स्वार्थों को पूरा कर सकता है। राजनीतिक जीवन उन्हें एकता के जाल में कभी नहीं बांध सकता है। नागरिक समाज की उत्पादन शक्तियाँ ये राजनीतिक जीवन की नियामक होती हैं। इसी कारण सभी समाजों की राजनीति में मौलिक अंतर आ जाता है और अलग अलग संरचनाएं और उपसंरचनाएं जन्म लेने लगती हैं। इसलिए राज्य की औपचारिक संस्थाओं और संरचनाओं का अध्ययन ही उपयुक्त रहता है। इसलिए अलग अलग प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं व संरचनाओं के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए साम्यवादी दृष्टिकोण ही अपनाया जाना चाहिए। ऐसा दृष्टिकोण मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण ही है क्योंकि इसकी अवधारणाएं, मान्यताएं, प्रविधियां व प्रत्यय
अस्थायी हैं। इस दृष्टिकोण द्वारा किसी भी युग की किसी भी प्रकार की व्यवस्था का समग्रवादी अध्ययन किया जा सकता है। इस अध्ययन में शक्ति के आर्थिक पहलू को ही प्रमुख स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि यह राजनीतिक गतिविधियों के संचालन का आधार है। मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण की विशेषताएं। फर्स्ट विशेषता है प्रत्ययी अस्थायित्व। इस दृष्टिकोण द्वारा प्रयुक्त प्रत्यय व अवधारणाएं शाश्वत महत्व की है। इस दृष्टिकोण द्वारा प्रयुक्त राज्य, सरकार, वर्ग संघर्ष आदि प्रत्ययों का आज भी वही अर्थ है जो सैकड़ों वर्ष पहले था। इस प्रत्ययी अस्थायित्व के कारण राजनीतिक व्यवस्थाओं की ऐतिहासिक व समसामयिक दोनों आधार पर तुलना करना आसान हो जाता है। प्रत्ययी अस्थायित्व के कारण अध्ययन में भ्रांतियों का निवारण हो जाता है और प्रत्ययों को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे शोध के सामान्य व विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी रहती है। दूसरा हो गया विशेषताओं की समग्रवादी पद्धति। इस दृष्टिकोण में समग्रवादी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसमें अलग अलग तुलनाओं का कोई महत्व नहीं है। इसमें निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए सभी परिवर्तियों और तत्वों का ध्यान व उनको शामिल करना आवश्यक है। विकासशील देशों को परिवर्तनशील राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने के लिए इस प्रकार की पद्धति अधिक उपयोगी है। चौथा हो गया ऐतिहासिक गत्यात्मक डायनेमिज्म पर आधारित है। यह दृष्टिकोण इतिहास की भौतिकवादी व्यवस्था द्वारा भावी विकास की गति को समझने में हमारी मदद करता है। इस दृष्टिकोण ने मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद वर्ग संघर्ष की अवधारणा द्वारा समाजों की गत्यात्मकता को समझने पर बल दिया है। अतः यह उपागम ऐतिहासिक दृष्टि से गत्यात्मकता पर आधारित है। चौथा हो गया सामाजिक दृष्टि से प्रासंगिक दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण आदर्शवादिता से दूर रहकर ठोस सामाजिक समस्याओं पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का ध्येय केवल सिद्धांत निर्माण करना ही नहीं था, बल्कि ऐसा दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास किया है जो सामाजिक उपयोगिता रखता है। इस दृष्टिकोण का सामाजिक समस्याओं से गहरा संबंध है। समाज में विद्यमान आर्थिक असमानता पर दृष्टि डालना इसका प्रमुख लक्ष्य है। उसके बाद हो गया मार्क्सवादी व लेनिनवादी दृष्टिकोण का महत्व। इस दृष्टिकोण द्वारा राजनीतिक व्यवस्था की गत्यात्मक शक्तियों को समझना आसान है। यह दृष्टिकोण इन परिवर्तनों और तथ्यों की खोज करता है जिनसे कोई राजनीतिक व्यवस्था गतिशील बनती है। दूसरा महत्व हो गया प्रत्ययी अस्थायित्व के कारण यह दृष्टिकोण किसी भी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था को समझने में सक्षम है। प्रत्ययी अस्थायित्व के कारण संकल्पनाओं की जटिलता व अर्थ की विभिन्नता की समस्या स्वतः ही दूर हो जाती है। इससे नीति निर्धारकों और आम जनता में संपर्क बढ़ता है। शोध पूरा करने में भी शोधकर्ता को प्रत्ययों को पुनः परिभाषित नहीं करना पड़ता है। यह प्रत्ययी अस्थायित्व गत्यात्मकता का प्रतीक है, जड़ता का नहीं है। तीसरा हो गया अंतःशास्त्रीय अध्ययन पर बल देने के कारण यह दृष्टिकोण अध्ययन को यथार्थवादी और व्यवहारिक बनाने में मदद करता है। चौथा हो गया यह उपागम आदर्शी सिद्धांतों के निर्माण के बजाय ठोस सामाजिक समस्याओं को समझने व स्पष्ट करने में मदद करता है। इसका समन्वय उन ठोस सामाजिक समस्याओं से है जो राजनीतिक व्यवस्थाओं के विघटन के कारण बनती है और उन्हें पतन के गर्त में धकेलती है। पांचवा हो गया यह उपागम विकासशील देशों को परिवर्तनशील राजनीतिक व्यवस्थाओं की प्रकृति को समझने व अध्ययन करने में अन्य दृष्टिकोणों की तुलना में अधिक अच्छा है। यह मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण की आलोचना। इस दृष्टिकोण की आलोचना प्रमुख आधार पर की जाती है। विहंगम दृष्टि अपनाने के कारण यह दृष्टिकोण छोटे छोटे महत्वपूर्ण तथ्यों की क्या अनदेखी कर देता है। यह सब राजनीतिक घटनाओं को समझने की भारी भूल करके तुलनात्मक अध्ययन को अनुपयोगी ही बनाता है। यह दृष्टिकोण सभी प्रकार की समस्याओं के लिए एक जैसी प्रविधियों के प्रयोग की अनुमति देता है, जबकि अलग समस्या के लिए अलग प्रविधि की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह यह दृष्टिकोण सबको एक लाठी से हाँकता है। दूसरा दोष हो गया यह दृष्टिकोण सिद्धांत निर्माण की तो चिंता करता है लेकिन उसकी परिशुद्धता का ध्यान नहीं रखता है। इस दृष्टिकोण के समर्थक सिद्धांत निर्माण तो करना चाहते लेकिन परिशुद्ध आंकड़े संकलित करने में कतराते हैं। इस दृष्टिकोण द्वारा प्राप्त तथ्यों को मापा नहीं जा सकता है। बिना मापन के कोई भी निष्कर्ष
परिशुद्धता की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। तीसरा आलोचना होगी, इस दृष्टिकोण में प्रयुक्त वर्ग की अवधारणा को परिभाषित करना कठिन कार्य है। वर्ग की अवधारणा बहुत व्यापक है। इस दृष्टिकोण में वर्ग की अवधारणा का जितनी सरलता से प्रयोग किया गया है, व्यवहार में उतना ही मुश्किल है। चौथा हो गया, यह दृष्टिकोण विकसित देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की बजाय विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, जबकि विकासशील देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं विकसित देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना में अधिक जटिल व उलझी हुई होती हैं। इनका अध्ययन करना एक कठिन कार्य है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया तुलनात्मक राजनीति के मार्क्सवादी लेनिनवादी दृष्टिकोण के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and like, share and comment on this video.